हाय गाइस, दिस इज़ धीरज कोरे और स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 8 विच इज़ बायो मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार ये नोट्स एपीपीडिया भैया का है और फुल क्रेडिट टू हिम। और इस नोट्स में आपको बहुत सारे PYQs प्लस एकदम अच्छा नोट्स मिलेगा। और हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। आप बोलोगे यार ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो एक बार और पढ़ लेंगे। दूसरा है टाइप्स ऑफ लिवर्स एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तीसरा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। चौथा फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स एंड पांचवा प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार चैप्टर का नाम समझते हैं, क्या है बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, बायोमैकेनिक्स दो शब्द से बना है, एक बायो और दूसरा मैकेनिक्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मैकेनिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन स्टैटिक कंडीशन और इन अ मूविंग कंडीशन। तो बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होगा? बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग इज मूविंग और इन स्टैटिक कंडीशन। मतलब बायोमैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो बताते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब मूवमेंट होता है तो कैसे होता है और उसके इफेक्ट्स साइंस की मदद से। और सिंपल में यार बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट movement of living organisms with the help of tendons, muscles, bones and ligaments. तो बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला इन सिलेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निक, मतलब कि हम कौन सा टेक्निक अच्छा यूज़ करें और किस टेक्निक को इम्प्रूव करें ताकि हमारा जो स्पोर्ट्स है या फिर हमारा जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से इम्प्रूव हो। दूसरा टू डेवलप एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तैयार करने के लिए। तीसरा टू डेवलप न्यू ट्रेनिंग मेथड, मतलब अगर हमें बायोमैकेनिक्स पता होगा तो ऑलरेडी हम नया ट्रेनिंग मेथड डेवलप कर सकते हैं। चौथा टू स्पीड अप रिकवरी प्रोसेस को देखो, जब भी हम स्पोर्ट्स कुछ करते हैं तो हमारे मसल्स फट जाते हैं तो उसको लिए रिकवरी की ज़रूरत होता है, तो ये इसी रिकवरी की बात कर रहे हैं। पांचवा टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, मतलब अगर हम अच्छे टेक्निक से करेंगे तो हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बच जाए रहेंगे। छठा टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स स्किल्स एंड सातवां फॉर मूवमेंट इकोनॉमी। पहला अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक विच इज़ न्यूटन लॉस ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो बेसिकली हमने बचपन से अभी तक पढ़ा कि न्यूटन्स के तीन लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया एंड सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिएक्शन। तो सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक बुक जिसे 1687 में पब्लिश किया था, प्रिंसिपिया मैथमेटिका में ये तीनों लॉज बताया है। फर्स्ट लॉ क्या है? एनी बॉडी विल रिमेन इन इट्स पोजिशन अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कोई बॉडी अपने ही पोजीशन में रहेगा जब तक उसमें कोई फोर्स न लगा ले। अगर कोई बॉडी चल रहा है तो चलता रहेगा, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगे। देखो नीचे में एक इमेज है, इसमें एक बाइक वाला चल रहा है लेकिन जैसे ही बाइकर के सामने दीवार आता है तो वो बॉडी क्या करना चाहता है? चलते रहना चाहता है, इसलिए वो फेंका जाता है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जब हम किसी बुक को किसी जगह पे रख देते हैं तो वो वहीं पे रुका ही रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। और व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज पोज्ड ऑन द फ्लोर इट रोल्स फॉर सर्टेन डिस्टेंस देन स्लो डाउन। मतलब यार अगर हम किसी बॉल को रोल करते हैं तो सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रोक देता है। और मान लो उसी बॉल को अगर हम स्पेस में रोल करें तो वो चलता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्पेस में उतना फोर्स नहीं लगता अनलेस वो किसी एस्टेरॉयड से टकराए ना। फोर्सेस, अगर ये फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कोई बॉडी है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता ही रहता।
और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। यार फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स के फील्ड में? तो पहला है कि जब भी हम फुटबॉल को किक करते हैं वो सर्टेन डिस्टेंस के बाद रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और जब भी हम बास्केटबॉल में अपना बॉल फेंकते हैं, बास्केटबॉल फेंकते हैं, पता नहीं यार उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट में जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो अर्थ से बाहर न जाकर वो मुड़ के पैराबोलिक पाथ बना के उस बॉक्स में या फिर उस गोल पोस्ट में जाता है, जो भी हो यार समझ लेना। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन के बढ़ने की स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को जितने ज़्यादा फोर्स देंगे वो उतनी उसका एक्सेलरेशन उतना अच्छे से बढ़ेगा, और उस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका एक्सेलरेशन उतना कम होगा। ये कहना चाहता है। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है F = ma। और अगर हम दोनों वो चीज़ को कंबाइन करें तो ये फार्मूला बनता है। यहाँ पे m क्या है? मास एंड एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एक 400 किलो का मास है, उसको हम फोर्स देंगे तो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसे 40 किलो के बॉल को अगर हम फोर्स देंगे तो वो ज़्यादा मूव करेगा, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। द सेकेंड लॉ शोज दैट इफ़ यू exert the same force on two objects of different mass, you will get different acceleration, change in motion. The effect acceleration on the smaller mass will be greater. मतलब यार अगर हम डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स हिट करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मास की वजह से। अगर हम स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स देंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा, सेम फोर्स देंगे और ज़्यादा दूर जाएगा। अगर हम किसी हाई मास वाले ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स देंगे तो कम दूर जाएगा। और स्पोर्ट्स फील्ड में एप्लीकेशन क्या है सेकेंड लॉ के? पहला है अगर कोई बेसबॉल प्लेयर किसी बॉल को डबल स्पीड से एक्सेलरेट करके मारता है तो उसका डबल फोर्सेस से मारता है तो उसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। हिटिंग अ बॉल विथ फोर्स इन टेनिस। हाँ, अगर हम किसी टेनिस बॉल को अगर हम रैकेट से हिट कर रहे हैं तो भी जितने फोर्सेस करेंगे वो उतने एक्सेलरेशन से जाएगा। क्रिकेट में भी ये होता है यार। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबका फेवरेट, कर भला तो होगा। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो आप किसी बोट पे चढ़े हो और वहाँ से जंप लिए, तो आप जंप लोगे तो आप बोट से लोगे, जैसे आप कूदोगे तो बोट भी पीछे चला जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, जैसे कि आप बलून फुला लिए हो, उसके बाद उसको छोड़ोगे तो हवा का डायरेक्शन अलग हो जाएगा और बलून का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। सेम अगर आप किसी दीवार पे अपना उंगली से फोर्स दोगे तो दीवार भी आपको फोर्स देगा। और रॉकेट इंजन थ्रस्ट भी यही काम करता है यार। एग्जॉस्ट है वो प्रेशर देते हैं नीचे की तरफ और बॉडी है वो मूव करने लगता है ऊपर की तरफ। तो यही है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसका एप्लीकेशन क्या है थर्ड लॉ, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में पहला है स्विमिंग। देखो स्विमिंग में हम वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ पुश होते हैं। एंड रनिंग भी हम ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं और हम अपने आप को फॉरवर्ड पुश करते हैं। तो ये है एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे, विच इज़ टाइप्स ऑफ लिवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो देखो यार, हमारा जो लीवर है ना, वो बॉडी का जो लीवर है वो किससे बनता है? बोन से बनते हैं, जॉइंट से बनते हैं और मसल से बनते हैं। आएगा, टेंशन ना लो। लेवल कंसिस्ट ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर मतलब बोन, और फोर्स एक्टिंग अपॉन इट मतलब मसल, एंड फल्क्रम विच इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट मतलब जॉइंट। फल्क्रम मतलब एक फिक्स पॉइंट, और हमारे बॉडी का फिक्स पॉइंट क्या है? जॉइंट। और चौथा चीज़, एक और चीज़, लोड। एक लोड या फिर रेजिस्टेंस जिसको हम अपनी मसल्स की मदद से उठाते हैं। यहाँ पे बगल में इमेज दिया हुआ है, बीच में फल्क्रम है,
एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है। तो यही लीवर का काम है यार, मतलब कम फोर्स देके ज़्यादा वजन को उठाना। तो देखो लीवर 3 तरह के होते हैं, एक फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। क्लास हैं इसमें भी। तो देखो यार, फर्स्ट क्लास लीवर में ना हमारा जो फुलक्रम है, मतलब एक फिक्स पॉइंट, वो मिडिल में रहता है और एफर्ट और लोड वो आजू बाजू होते हैं। ये हमारा नेक में पाया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो नेक है वो फुलक्रम का काम करेगा, और ये लोड का, और ये जो हमारा जो बॉडी है वो एफर्ट का काम करेगा। ये मूवमेंट कब काम आता है, जब हम फुटबॉल में जंप लेके हिट करते हैं बॉल को। क्लास लीवर बॉक्सिंग में भी काम आता है यार, ये पता नहीं। सेकंड क्लास लीवर में आपका हमारा जो लोड है ना वो मिडिल में हो जाता है, और फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड रहता है। दिस टाइप ऑफ लीवर इज फाउंड इन एंकल एरिया, जहाँ पे when standing on tiptoe, the ball of the foot access fulcrum, and the effort comes from the contraction of the gastrocnemius muscle। मतलब हमारा जो पाँव है ना वो फुलक्रम की तरह काम करते हैं, और हमारा जो हील है वो लोड का, और लेग्स का मसल एफर्ट का काम करते हैं। ये हम जब जंप लेते हैं तब ये लीवर काम आता है। और तीसरा है थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में हमारा जो एफर्ट है वो मिडिल में हो जाता है, और थर्ड क्लास लेवल में एफर्ट फुलक्रम और लोड के बीच में हो जाता है। ये तब काम आता है जब हम कोई बाइसेप कर रहे होते हैं। फुलक्रम हमारा एल्बो होता है, डंबल उठा रहे हैं वो लोड, और ये एफर्ट मसल्स एफर्ट। ड्यूरिंग अ बाइसेप कर्ल द फुलक्रम इज द एल्बो, द एफर्ट कम्स फ्रॉम द बाइसेप contracting, and the resistance is the weight of the forearm and any weight that it may be holding। मतलब वही यार कि डंबल लोड है, मसल्स एफर्ट है, एल्बो फुलक्रम है। और इसको आप ये तीनों को एक शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हो, FLE। फर्स्ट क्लास में फुलक्रम बीच में रहेगा, सेकंड क्लास में लोड बीच में रहेगा, एंड थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में रहेगा। तीसरा हमारे चैप्टर का तीसरा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबल सिचुएशन वेयर अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर आउट एंड वेयर नो चेंजेस अकरिंग। मतलब ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस है जहाँ पे अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और एक स्टेट ऑफ बैलेंस सेट हो जाता है जहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक इट इज़ द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। आपने देखा होगा कि मेले में रस्सी पे मूवमेंट करते हुए बैलेंस होते हैं। एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब खड़े खड़े खुद को बैलेंस करना। एक एक करके देखते हैं। When body is in equilibrium but continues to move at an unknown speed, और ये आपके जिम्नास्टिक्स में काफ़ी काम आता है ये इक्विलिब्रियम, और इसका एग्जांपल भी है। अ बॉल दैट मूव्स एट एन अननोन स्पीड, कार्टविल इन जिम्नास्टिक। अब ये जो बगल में इमेज है इसको कार्टविल बोलते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, वो प्रिंसिपल्स जिससे हम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। तो पहला है ब्रॉडर द बेस ग्रेटर द स्टेबिलिटी, मतलब जिसका बेस ना ब्रॉडर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तीसरा लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर द स्टेबिलिटी, मतलब जिस भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, निचला तरफ है, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। एंड तीसरा बॉडी वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा, बॉडी वेट होगा, तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा।
अब हम समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that a point in a body or a system around which its mass or weight is evenly distributed or balanced, through which the force of gravity acts। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो मास है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। और इंसानों में ये जनरली हमारा जो नेवल मतलब नाभिक एरिया है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फिक्स्ड रहता है और प्रोवाइडेड द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। मतलब हर इंसान का बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग फिक्स रहता है, बस इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट ना हो। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशन क्या क्या है? पहला यार कि स्टार्टिंग आपने स्प्रिंटर को देखा होगा कि वो इस पोजीशन में खड़े होते हैं, तो इस पोजीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलाइन होता है रिब्स और फॉरवर्ड नी के। मतलब इस पोजीशन में स्प्रिंट लेने में काफ़ी मदद होता है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम दूसरा है सी सॉ। सी सॉ में आपने देखा होगा अगर हम दोनों तरफ सेम वेट लेंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तीसरा टग ऑफ वॉर में अगर आप दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहे हो तो रुक जाएगा। अब चैप्टर का चौथा टॉपिक है फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। मतलब फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मान लो आप चल रहे हो और नीचे में आपका फ्रिक्शन नहीं है तो आप गिर जाओगे। अप्लाई करके देखना, ऑयल में चल के देखना, ऑयल है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। इस वजह से अगर आप ऑयल में चलोगे तो आप प्लाक गिर जाओगे। 4 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन एंड चौथा फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द frictional force that acts between the surface when they are at rest with respect to each other। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे डिफाइन हो सकता है कि जब कोई बॉडी रुका हुए स्टेट में है और तब ये फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट के ज़्यादा रहता है। मतलब फ्रिक्शन रेस्ट की स्टेट में स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा रहता है। इसका एग्जांपल यार, मान लो आप किसी कार को धक्का दे के मूव कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप जब तक वो कार मूवमेंट ना करने लग जाए तब तक आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। जैसे ही वो मूवमेंट करने लग जाता है तब आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल है स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो, टेबल लैम्प, रेस्टिंग ऑन टेबल। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखो, मैंने अब कार का एग्जांपल दे रहा था। अगर आप कार को जैसे ही एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा फोर्स दोगे तो वो फोर्स आपको कम देना पड़ेगा, क्यों अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। कार के एग्जांपल पे आपका कार का व्हील और ग्राउंड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। नहीं, ये कार के एग्जांपल में नहीं आएगा। किसी हाई ऑब्जेक्ट्स, किसी स्लोप वाले ग्राउंड पे अगर आप कुछ चीज़ रखोगे तो स्लाइड होता है। ये स्लाइडिंग का एग्जांपल आ जाएगा। हाँ, ये तो है। स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक अक्रॉस द फ्लोर, 2 कार्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन द डेक। ये है एग्जांपल। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच resists the motion of a ball or wheel and is weakest types of all the friction। रोलिंग फ्रिक्शन अब कार में अप्लाई होता होगा और ये मोशन को रोकने में स्टॉप करता है, जैसे कि नॉर्मल हर फ्रिक्शन काम करता है, लेकिन ये सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन है सब के एग्जांपल में से। रोलिंग ऑफ द लॉग ऑन द ग्राउंड, व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल्स,
ये इसके एग्जांपल्स हैं। चौथा है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड व्हेन दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। देखो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है, जैसे कि गैस और लिक्विड। तो जब आप गैस या फिर लिक्विड पे मूव करते हैं तो ये फ्रिक्शन लगता है। द फ्लो ऑफ इंक इन पेंट्स और स्विमिंग, ये इसका एग्जांपल है। अब हम चलते हैं चैप्टर के मे बी आखिरी टॉपिक पे, विच इज़ प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो यार 5वां टॉपिक है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो देखते हैं कि आखिर प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल इज़ एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस अपॉन विच द ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी। मतलब प्रोजेक्टाइल एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम स्पेस में थ्रो कर देते हैं, जिस पे खाली ग्रेविटी ही अपना फोर्स लगाती है। The primary force is acting on a projectile is gravity. This doesn't necessarily mean the other forces do not act on it, just that their effect is minimal compared to the gravity. मतलब प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने स्पेस में थ्रो कर दिया है और उस पर प्राइमरी फोर्स ग्रेविटी का है। बाकी अदर फोर्सेस भी लगते हैं जैसे कि फ्लूइड का, लेकिन वो ग्रेविटी के मुकाबले सबसे कम लगते हैं। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं तो वो जो पाथ फॉलो करते हैं उसी को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब बेसबॉल बैटेड और थ्रोन इन एयर इज़ एग्जाम्पल। मतलब अब किसी भी चीज़ को हवा में फेंक दो तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यार। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर, कौन कौन से फैक्टर जो प्रोजेक्टाइल के फ्लाइट को अफेक्ट करते हैं वो हैं, पहला है ग्रेविटी, ऑब्वियसली ग्रेविटी अफेक्ट करता है। दूसरा एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट करते हैं। एंड तीसरा स्पीड ऑफ रिलीज, मतलब आप जितने तेज़ी से स्पीड में रिलीज़ करोगे उस ऑब्जेक्ट को वो उतना ऊंचा जाएगा, मतलब उतनी दूर जाएगा। और एंगल ऑफ रिलीज, अगर आप 45 डिग्री में कर रहे हो ना तो सबसे दूर जाएगा, 90 डिग्री में वहीं पे आके गिरेगा। और हाइट ऑफ रिलीज, मतलब आप कितने हाइट से रिलीज़ कर रहे हो। मान लो आप किसी ऊंची बिल्डिंग से रिलीज़ करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा दूर जाएगा। और मैक्सिमम रेंज इज़ ऑब्टेन एट 45 डिग्री। इतने ही क्वेश्चन है यार आपके एग्ज़ाम में, इतने ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इससे रिलेटेड। और फार्मूला तो पूछ नहीं हो रहा क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन है। तो ये था आपका चैप्टर। और भी MCQs और PYQs हैं स्लाइड में, आप ज़रूर पॉज करके कर लेना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।